हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। यस, तो आइए बच्चों, इस लेक्चर की शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं, जैसा कि सभी लेक्चरों में करते हैं। तो आइए, कहते हैं बच्चों कि छू ले आसमां जमी की तू बात न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। छू ले आसमां जमी की तू बात न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तू तलाश न कर। तकदीर बदल जाएंगे खुद है मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएंगे खुद है मेरे दोस्त। मेहनत और संघर्ष कर, आराम की तो बात न कर। चलिए बच्चों, तो आज का जो मुद्दा है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से पर दाब। जब दाब पर बात हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे प्रनोद, और इस पर जब बात हो जाएगा तो हम लोग बात कर लेंगे बच्चों घनत्व, और इसके बाद देख लेंगे कि वस्तुओं को तैरना, कि वस्तु कैसे तैरता है, दाब। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बच्चों दाब के। दाब, एक मिनट, दाब होता है कि दाब होता है हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, दाब होता है। दाब बच्चों, दाब क्या होता है? तो दाब होता है ना बल प्रति एकांक क्षेत्रफल छेद। अब यहां से परिभाषा देखो, जब भी दुनिया में कोई भी अगर क्वांटिटी राशि आ जाए और जिसका सूत्र इस तरह से हो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मतलब बट्टा वाला हो, तो उसका परिभाषा हमेशा के लिए बता देते हैं। कहीं भी हो इसी तरह से परिभाषित करना। नीचे देखो, नीचे क्या है? क्षेत्रफल, ऊपर है बल। तो नीचे वाला को बच्चों हम एकांक कहेंगे या इकाई कहेंगे। समझ नहीं आया? नीचे वाला को क्षेत्रफल जो है वो एकांक या इकाई कहेंगे। तो एकांक या इकाई क्षेत्रफल पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल दाब कहलाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर वस्तु के ऊपर लगने वाला बल दाब कहलाएगा। अब देखिए, हमारे पास इतना बड़ा वस्तु है। अब इस वस्तु के एकांक इकाई क्षेत्रफल पर मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है एकांक क्षेत्रफल है, तो इतने क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, अब देखो कोई बल लगा रहे हैं ऐसे, इस क्षेत्रफल हम एकांक क्षेत्रफल इसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं एकांक क्षेत्रफल, और इस पर जो बल लग रहा है एक, उसी को बच्चों हम दाब कहते हैं। आगे दाब के मात्रक की बात कर ले, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा क्षेत्रफल के मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहां से भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रति मीटर स्क्वायर में कितना न्यूटन बल लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना न्यूटन बल लग रहा है प्रति मीटर स्क्वायर, उसे बच्चों हम कहते हैं दाब। तो दाब का ऐसा मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। क्रास्कल नहीं, पास्कल। ठीक है, चलो, तो दाब का ऐसा मात्रक हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई वस्तु पर, जैसे इसी वस्तु पर आपने एकांक क्षेत्रफल पे बल लगाया, तो बोल रहा है कि इस वस्तु का जो दाब है वो 10 पास्कल है। इसका क्या मतलब हुआ? 10 पास्कल है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ बच्चा 10। अब पास्कल किसको कहते हैं? पास्कल कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। कहते हैं कि ना कहते हैं? इसका मतलब आप पढ़ के देखो, 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीनिंग प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर वस्तु पर जो बल लग रहा है 10 न्यूटन। इसका मतलब वस्तु का जो बल है बच्चों वो 10 पास्कल है। 10 पास्कल मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है। उसी तरह से किसी वस्तु का दाब बोला कि 20 पास्कल है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये हुआ 20 पास्कल किसको कहते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ बच्चों कि 1 मीटर
देखो 20 न्यूटन प्रति, प्रति मतलब एक, इसको प्रति पढ़ते हैं तो 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 20 न्यूटन का बल लग रहा है। इसलिए मतलब ये कोई 1 मीटर स्क्वायर जगह है, इस पे अगर 20 न्यूटन का बल लगेगा तो इस वस्तु पर जो दाब होगा वो कहेंगे 20 पास्कल है। आगे बढ़े, अब आपको हम 1 पास्कल की परिभाषा देना चाहिए मेरे मित्र। हाँ हम खोज रहे थे कुछ, यस मिटाने वाला खोज रहे थे। चलो अगर हम बच्चों 1 पास्कल की परिभाषा देना चाहें, देखो दुनिया हमेशा दुख देती है, इस बात को मानते हो कि नहीं? तो खुश रहना है ना तो अपने आप को जस्ट कार्टून बना लो। बात बात पर हंसते रहो। तो इससे मतलब एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलेगा, खुशी मिलेगा। कोई कुछ बोले लगे कि पागल, क्या हम पागल ही तो है ना। चलो तो अब हम 1 पास्कल की परिभाषा जानना चाहते हैं कि 1 पास्कल क्या होता है। तो बच्चा मेरे 1 पास्कल के हम जानना चाहें तो छूट गया था हमसे, छूट गया था। क्या छूटा था? पास्कल को बच्चा हम पीए से सूचित करते हैं। तो हम कह रहे थे बच्चा कि पास्कल को हम पीए से सूचित करते हैं, ऐसा छोड़ दिए थे। तो आज के बाद ये इतना बड़ा रास्कल नहीं, पास्कल नहीं लिखेगा, कह देते हैं हम। चलो तो क्या लिखेगा हम लिखेगा 1 पीए यानी 1 पास्कल की परिभाषा। तो 1 पीए बराबर पास्कल बराबर, पीए किसको कहते हैं बच्चों? पीए कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। इसका मतलब प्रति मतलब 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बल लग रहा है? 1 न्यूटन, तो उसी को कहेंगे पास्कल। यस चलिए तो पास्कल की परिभाषा यहाँ से हम लोग दे देते हैं 1 पास्कल की परिभाषा। दाब का मात्रक हम लोगों ने देखा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल यानी पीए कहते हैं। तो दाब का ऐसा मात्रक हो गया पास्कल पीए, बल का ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए बच्चा 1 पास्कल की परिभाषा। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा 1 मीटर। अब देखो इसको 1 पास्कल आना है तो इसको भी 1 होगा, इसको भी 1 काट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लिख सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर, इसको काट देते 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वही तो मीनिंग है कि हर 1 मीटर स्क्वायर में 1 न्यूटन का बल लग रहा है। इसको सर हम डिफिनीशन लिखना चाहें एज ए लैंग्वेज के रूप में तो कैसे? तो बोलिएगा कि यदि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु की, जैसी वस्तु है, इस वस्तु के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो ये 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे बल लग रहा है और बच्चों 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस वस्तु पर जो दाब होगा वो 1 पास्कल कहलाएगा। आगे ए आपको था दाब। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा प्रणोद का, कि प्रणोद क्या होता है। तो किसी वस्तु के पूरे पृष्ठ पर लगने वाले बल को, वो भी लंबवत, किसी वस्तु के पूरे पृष्ठ पर लंबवत लगने वाले बल को बच्चों हम प्रणोद कहते हैं। पूरे पृष्ठ के लंबवत लगना चाहिए, पूरे पृष्ठ के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग बच्चा, लगने वाले बल को कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, पूरे पृष्ठ के लंबवत लगने वाले, पूरे पृष्ठ, समझ में नहीं आया? अब दाब क्या था कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब, जबकि वस्तु के पूरे पृष्ठ, अभी हमारे पास वस्तु है और इस वस्तु के पूरे पृष्ठ पे, पूरे क्षेत्रफल पे हम बल लगा रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल पे बल लगाएंगे। तो पूरे क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे बच्चों उसको हम प्रणोद कहते हैं। जबकि इस वस्तु के एक छोटे से एकांक क्षेत्रफल पर, इस क्षेत्रफल को हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसे हम दाब कहेंगे। पूरे पृष्ठ पर, पूरे पे इसको दबा दिए ऐसे करके। हाँ तो बच्चा देखिए, समझिए, समझा नहीं देंगे। ये वस्तु है तो ये वस्तु के पूरे पृष्ठ, इसको पृष्ठ कहते हैं, पूरे भाग पर बल लगा रहे हैं ऐसे करके, बल लगा रहे हैं ऐसे, तो पूरे पृष्ठ पर जो बल लगेगा उसे दाब, और इसके एकांक क्षेत्रफल पर इस वस्तु के, एकदम सेम वस्तु है
तो सेम वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर थोड़ा सा क्षेत्रफल पर यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसको हम दाब कहते हैं। याद रखना प्रनोद का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्यों न्यूटन होता है? क्योंकि एक प्रकार के बल है। अब सुनना, अब देख लेना। देखिए, अब देखिएगा, ये बैलून है, इसके अंदर जल है, तो ये जल इसके पूरे पृष्ठ पे भाग लगा रहा, मतलब बल लगा रहा है सभी भाग में। अगर बच्चों कहीं पे हम छिद्र कर देंगे, यहाँ छिद्र कर देंगे तो पानी यहाँ से निकलना शुरू, यहाँ छिद्र कर देंगे यहाँ से निकलना शुरू, यहाँ से, तो ये पूरे पृष्ठ पे, ये पूरे भाग पे जल बल लगा रहा है। ये जो जल है इसमें अंदर, ये पूरे भाग पे बल लगा रहा है, पूरे भाग पे। तो ये हमारा हो गया प्रनोद। अब इस हाँ, तो इस वस्तु के छोटे से दिखा कि ना दिखा ना, तो इतना सुन जो दराब है इसके अंदर वो सभी पे बल लगा रहा है। तो इतना सुन, एकांक क्षेत्रफल पर इतना पर जो बल लगा रहा है बच्चों, उसको हम कहते हैं दाब। और पूरे पर जो ऐसे ऐसे बल लगा रहा है, पूरे पर बल लगा रहा है। देख रहे हो ना, पूरे पर जो बल लगा रहा है उसको हम प्रनोद कहते हैं। बात समझ में आया कि ना आया? चलो आया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए घनत्व की तरफ चलते हैं। चलो, दाब हो गया, प्रनोद हो गया, घनत्व। बच्चा घनत्व, डेंसिटी। घनत्व होता है बच्चों द्रव्यमान प्रति आयतन। अब बताओ, इसका भी परिभाषा हम सेम होना चाहिए। ये तो भी बट्टा वाला है, तो क्या करेंगे अभी बताए कि इस तरह के जब भी बटांश और हर आए तो इस प्रकार को कैसे डिफाइन करना है। तो नीचे वाला को क्या करना है? एकांक करना है। एकांक करो, एकांक लिखेंगे, एकांक या बच्चा इकाई, दोनों चीज लिखेंगे। हाँ, तो एकांक या इकाई आयतन में किसी वस्तु के पास जितना द्रव्यमान होगा उसे घनत्व कहेंगे। हाँ, अब हमारे पास एक कोई वस्तु है, इसके पूरे आयतन में ना इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन का क्या मतलब है? एकांक आयतन का मतलब है मेरे बच्चा कि इसको 1 मीटर लंबाई के अनुसार, 1 मीटर चौड़ाई के अनुसार, और लाइट कट गया मेरे लाल, इसीलिए हम वीडियो को करते हैं पॉज। हाँ तो बच्चों वेलकम बैक। थोड़ा बिजली कट गया था, ठीक है ना। चलो, तो बोल रहे थे कि 1 मीटर लंबाई में और 1 मीटर चौड़ाई में और साथ में 1 मीटर गहराई में, तीनों हमको हम काटेंगे। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, गहराई को हम 3D चूंकि होता है बच्चों, आयतन 3D फिगर होता है, इसलिए हम 3D को बोर्ड पे जल्दी नहीं दिखा पाते, ठीक है ना। तो 1 मीटर इसको गहराई तोड़ेंगे, तो इसके पास से जो वस्तु से इतना जो टुकड़ा निकला, इस टुकड़ा में जितना द्रव्यमान होगा उसे ही हम आयतन कहते हैं। अब आयतन कैसा मात्रक? तो द्रव्यमान के मात्रक केजी और आयतन के मात्रक मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना केजी किसी वस्तु का द्रव्यमान निकलेगा, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर ऊंचाई में किसी वस्तु को 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा काटेंगे और उसमें जितना द्रव्यमान निकल जाए बच्चों, उसे ही हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब देखिए, सॉरी, घनत्व कहते हैं। घनत्व ना किसी वस्तु का गुण होता है, जिससे नॉर्मली ये हमें ज्ञात होता है।
कि वो वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो कण हैं, वो कितने पास पास हैं एक दूसरे से, कितने क्लोजेस्ट हैं। जैसे अगर आप लोहा को, आपके पास लोहा का टुकड़ा है और लोहा के टुकड़ा को 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा काटना, मतलब 1 मीटर क्यों काटना, तो कितना द्रव्यमान निकलेगा? मान लो अनुमान से 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर, तो मान लेते हैं कि 80 केजी का द्रव्यमान निकला। अब सेम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा लकड़ी का एक टुकड़ा काटना, तो क्या उसमें भी उतना ही द्रव्यमान होगा या उससे ज्यादा या उससे कम? कम होगा। तो 1 मीटर क्यूब में बच्चों लकड़ी को जब हम काटेंगे तो उसमें करीब करीब निकलेगा 5 से 7 10 15 केजी मान लेते हैं। तो देखो यहाँ आप देख सकते हो कि लोहा का घनत्व ज्यादा होता है और लकड़ी का घनत्व कम। घनत्व के मतलब कितना पास पास, कितना क्लोजेस्ट। अब कुछ रेखाएं खींचकर हम समझाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट बच्चा। हाँ चलो देखो, घनत्व का एक बेसिक आइडिया, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को कि घनत्व किसी वस्तु का गुण होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज कितना पास पास है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ रेखा बनाए हैं और यहाँ पे कुछ रेखा बनाए हैं। अब बताइए रेखाओं का घनत्व ज्यादा कहाँ है? रेखाओं का घनत्व यहाँ है, क्योंकि अगर यहाँ आप 1 इंच देखोगे, 1 इंच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मान लेते हैं 1 इंच है, और यहाँ पर 1 इंच में देखोगे बच्चों, सेम क्षेत्रफल में, सेम आयतन में, तो देखोगे कि यहाँ रेखा 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ 1 है, मतलब यहाँ रेखाएं पास पास है, क्लोजेस्ट है, यहाँ दूर दूर है, तो इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम। ठीक है। उसी तरह से कोई बहुत विशाल जंगल है जहाँ पेड़ पेड़ पास 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 है, तो वहां मनुष्य को चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पेड़ का घनत्व ज्यादा होता है, हम गाड़ियों से वहां ज्यादा नहीं जा पाएंगे, चलना हमें पैदल आसान होगा। दूसरे कोई जंगल है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, तो कहेगा उसका घनत्व कम है। तो घनत्व किसी वस्तु का गुण होता है। घनत्व का महत्व बच्चों, घनत्व का महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए तो आज का लास्ट का टॉपिक है वस्तु को तैरना, कि वस्तु कैसे तैरता है। तो अभी हमने पढ़ा घनत्व, तो घनत्व का महत्व देखिए, घनत्व का महत्व इतना है बच्चों कि घनत्व की वजह से ही कोई वस्तु मतलब जल में, द्रव में प्लावन कर पाती है। तो वस्तुओं को तैरना अब हम पढ़ते हैं, वस्तुओं को तैरना या प्लावन, मतलब कोई वस्तु कैसे तैरती है। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हमने वहां उत्प्लवकता के माध्यम से बताया था कि कोई वस्तु कैसे तैरती है। यहाँ हम घनत्व के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि कोई वस्तु कैसे तैरती है। ठीक है, चलो मान लेते हैं बच्चों ये कोई हमारे पास द्रव है और इस द्रव को हम जल कह देते हैं, पानी। तो इसमें कोई वस्तु है ए, इस वस्तु को हम पानी मिलाकर रखने वाले हैं। चलो पानी मिलाकर रख ही दिए, तो आप बताओ ये पानी में इस वस्तु को जैसे लाकर रखेंगे तो आपको बताना है कि ये वस्तु जल में यानी पानी में डूब जाएगी या उस पर तैरने लगेगी, अंशतः या पूर्णतः। बताना आप सभी को कि क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर भी देखकर आप बता सकते हो। चलिए इस लेक्चर में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो वस्तु है, वस्तु का घनत्व अगर ज्यादा हुआ जल के घनत्व से, वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हुआ, वस्तु का ज्यादा है, तो वस्तु बच्चों डूब जाएगा और जाके इसके पैदनी में बैठ जाएगा। केस नंबर 1 में वस्तु का घनत्व जल का घनत्व से ज्यादा हुआ था। तो घनत्व पे किस तरह से निर्भर कर रहा है, घनत्व पे इस तरह से निर्भर कर रहा है कि किसी वस्तु का घनत्व अगर द्रव से ज्यादा हुआ तो वो द्रव में डूब जाएगा। दूसरा, अगर वस्तु का घनत्व बच्चों जल के घनत्व के बराबर हो जाए,
तो इस केस में हमारा वस्तु जल में पूर्णतः पूरी तरह से डूब जाएगी, परंतु उसके पेंदी में नहीं बैठेगा, डूब कर वो तैरते रहेगी इस तरह से। यहां जल का जो लेयर है बच्चों, जल का जो स्तर है, एग्जैक्टली उस मेन स्तर से थोड़ा ही नीचे वस्तु रहेगा और तैरते रहेगा। आप वस्तु को अच्छी तरह से ऊपर से देख पाओगे, देखोगे कि वस्तु यह जल है, तो थोड़ा सा जल के नीचे वाला स्तर में जाएगा, ऊपर से देखोगे वो वस्तु तैरते रहेगा। समझे क्या? जब वस्तु का घनत्व जल का घनत्व के बराबर हो जाता है। तीसरा, अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाए, यानी जल का घनत्व ज्यादा हो जाए, जल का घनत्व ज्यादा है, वस्तु का घनत्व कम है, तो इस केस में ये जो हमारा वस्तु है ना तो वो पूर्णतः डूब कर तैरते रहेगी और ना ही पेंदी में बैठेगी, बल्कि अंशतः डूबेगी। आधा जल के ऊपर रहेगा और आधा जल के नीचे रहेगा। इसका मतलब कोई भी वस्तु जल में तभी तैर सकता है जब उस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होना चाहिए, जल का घनत्व ज्यादा होना चाहिए उस वस्तु से। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, एक लोहा का छोटा सा कील जिसे हम लोग काटी कहते हैं, जल में जाके डालते हैं तो जल में डूब जाता है, क्यों? अब आंसर आपके पास है। आंसर बताएंगे सर जल में इसलिए डूबा है। वैसे जल में डूबा है तो बताओ इसमें से कौन सा जल में डूबा है? ए वाला ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उस वस्तु का जो घनत्व है जल के घनत्व से ज्यादा है। यस, तो लोहा का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए लोहा का कील पानी में डूब जाएगा। लोहा का कील है तो लोहा के कील को जैसे ही लाओगे जल में तो जल के पेंदी में चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है। बात सेम उसी तरह से मनुष्य जब पानी में जाता है तो क्यों डूब जाता है या डूबने लगता है? या डूबने से बचने के लिए वो तैरने का सहारा, तैराक का सहारा लेता है कि हमको तैरना है, और जिस मनुष्य को तैरने नहीं आता वो डूब जाता है। इसका कारण यही है कि मनुष्य का जो शरीर का है, उसका जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है, 1 मीटर क्यूब में उसका जो द्रव्यमान निकलेगा वो पानी के 1 मीटर क्यूब में जितना द्रव्यमान निकलेगा उससे ज्यादा हो जाता है। मतलब मनुष्य का घनत्व ज्यादा हो जाता है और पानी का घनत्व कम हो जाता है। लेकिन सावधान बच्चों, एक चीज कि मनुष्य का जो घनत्व है ना वो ज्यादा होता है, पता है कहाँ? यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, गर्दन। गर्दन से अगर ऊपर काट के इसको झोटा पकड़ के अगर पानी में डुबाओगे तो यहाँ वाला पूरा डूब जाएगा, परंतु यहाँ से गर्दन के पूरा के जो नीचे का भाग है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वाला छानने लगेगा, तैर जाएगा। यस, तो पानी का चूंकि मनुष्य का सर का घनत्व चूंकि ज्यादा होता है, यही कारण है कि मनुष्य भी जब पानी में जाएगा तो वो ऊपर ना रह के डूब जाएगा ऐसे। तो किसी भी वस्तु को तैरने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए कि जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब एक और क्वेश्चन होता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो लोहा के घनत्व तो हम जानते हैं कि पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसीलिए तो लोहा का कील डूब गया। तो बताइए लोहा का बना बहुत बड़ा जहाज, लोहा का बना बहुत बड़ा जहाज आखिर क्यों तैरते रहता है जबकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से ज्यादा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करना। ठीक, तो अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और बच्चों, एक गुरुत्वाकर्षण का थ्योरी का क्लास लगभग समाप्त हो गया। साथ में लगभग हमने सभी न्यूमेरिकल पर भी बात करा है, ठीक है ना? तो लगभग समाप्ति हो चुका है। तो थोड़ा मैंने कहा वो अच्छा अगर न्यूमेरिकल रहा 2-3-4 वो, तो हम देखेंगे एक और लेक्चर बनाने का। तो लगभग समझो कि गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर से समाप्त होने वाला है, समाप्त हो ही गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।